आज बेटा हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये दो अफराद थे, एच हक्सले और ए एफ हक्सले, और उनके कोलीग्स ने 1954 में ये हाइपोथेसिस प्रेजेंट की थी। उन्होंने क्या कहा था कि थिक और थिन फिलामेंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ स्लाइड पास कर जाते हैं। उनकी ओवरलैपिंग जो है वो ग्रेटर डिग्रीज पहले से बढ़ जाती है और मसल का साइज पहले से छोटा हो जाता है। हम कहते हैं इसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। थिन फिलामेंट है, दरमियान में थिक फिलामेंट है। थिन फिलामेंट जब थिक फिलामेंट के साथ बाइंड हो जाता है, क्रॉस एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को अपने ऊपर खींच लेते हैं। जब अपने ऊपर खींच लेते हैं तो ये जो ओवरलैपिंग है ये पहले से बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो जी लाइन है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाती हैं। आई बैंड जो है उसका साइज पहले से बहुत छोटा हो जाता है, जी लाइन कम क्लोजर, आई बैंड शॉर्टन, और जो एज जोन का अनओवरलैप एरिया था वो ओवरलैप में कन्वर्ट हो गया। इनके एज जोन जो है वो डिसअपीयर हो गया। जी लाइन एक दूसरे के नज़दीक आ गई हैं, आई बैंड शॉर्ट हो गया, एज जोन डिसअपीयर हो गया है, और जो मसल्स हैं वो स्लाइड पास कर गए हैं, उनकी ग्रेटर डिग्री की ओवरलैपिंग हो गई है, साइज उसका छोटा हो गया, जिस वजह से हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इन क्रॉस ब्रिजेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इसमें हम कहते हैं जब एक मसल रेस्ट पे होता है, ये वाली कंडीशन किसको शो कर रही है? रेस्ट को कर रही है। जब एक मसल रेस्ट पे होता है तो हमने जानता है, पीछे हमने पढ़ा था कि जो एक्टिन फिलामेंट है जिसके साथ मायोसिन जाकर अटैच होना होता है, एक्टिन असल में जो थिन फिलामेंट है वो 3 प्रोटीन्स हैं। सबसे नीचे कौन सी है? एक्टिन प्रोटीन। उसके नीचे ऊपर कौन सी है? ट्रोपोमायोसिन। और उसके ऊपर कौन सी है? ट्रोपोनिन है। तो इसका मतलब है जो एक्टिन है वो तो एक्सपोज ही नहीं है। क्रॉस ब्रिजेस की बाइंडिंग साइड्स रेस्ट पे एक्सपोज नहीं होती, जिस वजह से सबसे पहले क्या होगा बेटा? कैल्शियम के आयन रिलीज होंगे। कैल्शियम के आयन आकर सबसे ऊपर वाली प्रोटीन ट्रोपोनिन के साथ मिलेंगे, जिस वजह से ट्रोपोनिन थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगी। उसके नीचे जो ट्रोपोमायोसिन है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ट्रोपोमायोसिन के डिस्प्लेस होने की वजह से जो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइड्स है मायोसिन की वो एक्सपोज हो जाएंगी। अब थिक फिलामेंट जो है थिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाएगा। जब क्रॉस ब्रिज एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो फिर ये थिक फिलामेंट क्या करता है? थिन फिलामेंट को अपने ऊपर खींच लेता है। एटीपी की एनर्जी को यूज करते हुए अपने ऊपर वो उसे खींच लेता है। इसका मतलब मसल पहले रिलैक्स कंडीशन में था, अब किसमें चला गया? कॉन्ट्रैक्शन की हालत में चला गया। कॉन्ट्रैक्शन से वापस रिलैक्स में जाने के लिए वो क्रॉस ब्रिज जो बने हैं वो डिटैच होंगे तो वापस जाएगा। उनको डिटैच करने के लिए फिर क्या रिक्वायर्ड होते हैं? एटीपी के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। अगर एटीपी के मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होंगे तो मसलों के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो डिटैच नहीं होंगे और मसल रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि फ़ौरन उसके हाथ पाँव सीधे कर दें, मुंह बंद कर दें, आंखें बंद कर दें। उसकी रीज़न क्या है कि अभी उसकी बॉडी में एटीपी अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है एटीपी कम होते चले जाते हैं और बॉडी जो है वो स्टिफनेस का शिकार हो जाती है। और जब बॉडी स्टिफ हो जाती है तो इस कंडीशन को नाम देते हैं रिगर मॉर्टिस। रिगर ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी, बॉडी की जो डेड बॉडी का स्टिफ होना है, इसे क्या कहते हैं? रिगर मॉर्टिस कहते हैं। अब ये जो क्रॉस ब्रिजेस एस्टैब्लिश हुए थे इनमें हमने कहा था कैल्शियम के आयन अपना रोल प्ले करते हैं। तो कैल्शियम के आयन किस तरह से एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को कंट्रोल करते हैं? कैल्शियम के आयन्स कैसे एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं? इससे हम कहते हैं कि जब एक मोटर न्यूरॉन एक नर्व इम्पल्स को लेके आता है कहाँ तक? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, जहाँ पे नर्व और मसल आपस में अटैच हो रहे हैं, अपने मिल रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आता है। हम कहते हैं तमाम जो मसल फाइबर्स हैं वो एक मोटर यूनिट के तौर पर बिहेव करते हैं, और तमाम के तमाम मसल फाइबर जिनको वो मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व इंटरवीन कर रही है, वो तमाम के तमाम फाइबर्स एट वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो नर्व इम्पल्स लेके आई है। नर्व इम्पल्स के एक्शन पोटेंशियल की वजह से उस मसल के तमाम फाइबर्स एट सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिनको एक मोटर यूनिट के तौर पे बिहेव करेंगे। अब ये प्रोसेस होगा कैसे? फॉर एग्जांपल दिस इज ए मसल सेल। एक मसल सेल में इस तरह की बहुत सारी इन्वेजिनेशंस हो जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ इन्वेजिनेशन हो जाती हैं। इसकी शक्ल टी जैसी है, जैसे कि नाम हम क्या देते हैं इसको? टी टिब्यूल। टी टिब्यूल कहते हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशन होती हैं तो तमाम कलेक्टिवली क्या नाम देंगे? टी सिस्टम कह देंगे, टी सिस्टम। और ये टी टिब्यूल डीप इनसाइड मसल फाइबर क्या होता है और ये जी लाइन तक पहुंचा होता है, ये आई और ए के जुड़ने की जगह में पहुंचा होता है, तो उनको इनसर्कल कर रहा होता है। इसके अंदर सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? सार्कोप्लाज्म।
सार्कोप्लाज्म के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टी ट्यूब्यूल है, इसके दोनों तरफ क्या मौजूद होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये नंबर 1, 2 और दरमियान टी ट्यूब्यूल 3 चीज़ें बन गई। इसे क्या नाम देते हैं हम, ट्राइएट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, ट्राइएट कहते हैं। जब दोनों तरफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, दरमियान में क्या ये टी ट्यूब्यूल है, तीनों कलेक्टिवली क्या नाम इनको दिया जाता है, ट्राइएट का। जब नर्व इम्पल्स आती है तो इस टी ट्यूब्यूल के जरिए वो उसके इंटीरियर तक चली जाती है और इसके अंदर दोनों तरफ क्या मौजूद हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके अंदर कैल्शियम के आयंस भरे होते हैं। नर्व इम्पल्स के आने की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम के आयंस हैं, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम के गेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। उन गेट्स के ओपन होने की वजह से इनमें से कैल्शियम के आयन निकल आते हैं। फिर हमने अभी पढ़ा है कैल्शियम के आयन क्या करेंगे, टोपोरिन के साथ बाइंड करेंगे, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। फिर ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाएगा, एक्टिन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी और जो थिक फिलामेंट है उसके क्रॉस ब्रिज थिन फिलामेंट के साथ एस्टैब्लिश हो जाएंगे और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ये रोल था किसका, कैल्शियम के आयंस का। लेकिन एक बात याद रखें कि जब वो एक नर्व इम्पल्स आती है तो आर और नन का प्रिंसिपल होता है, या उस मसल के तमाम फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई भी नहीं करेगा। अब इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने कहा था कि एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है। तो वो जो एटीपी एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में मौजूद है उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एटीपी की अवेलेबिलिटी शुरू हो जाती है। जब ग्लूकोज कम पड़ने लगता है तो जो ग्लाइकोजन हमने मसल और लिवर सेल में जमा किया हुआ है वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एटीपी की अवेलेबिलिटी जारी रहती है। जब मजीद एटीपी रिक्वायर्ड हो तो फिर प्रोटीन फॉस्फेट इसकी रिस्पिरेशन होगी, इससे एटीपी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाद में तो ऐसा होता है कि ये सारी कौन सी हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बाद में तो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है या हमारे मसल बहुत ज़्यादा काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो उस वजह से फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो फिर लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा और हम थक जाएंगे। जब थक जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे, तो फिर वो जो लैक्टिक एसिड बना था उसका 1/5 हिस्से का 1/5 लैक्टिक एसिड जो है उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, उससे जो एनर्जी मिलेगी वो बाकी 4/5 लैक्टिक एसिड को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मसल के अंदर जमा कर देंगे। अब आखिरी एक शॉर्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज का, वो है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने वाले जो मसल्स हैं वो हम कहते हैं कि ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, मोर स्ट्रेंथ, उनकी ताकत बढ़ जाती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, फैटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जल्दी थकते नहीं हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब एक मसल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नंबर 1 उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाएंगे। ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाने का मतलब है ब्लड की सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करती है तो मोर ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है और साथ ब्लड की सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि फूड भी ज़्यादा आया, ऑक्सीजन भी ज़्यादा आई और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव भी ज़्यादा होंगी। अब जब फूड ज़्यादा अवेलेबल होगा तो उसकी ऑक्सीजन भी ज़्यादा अवेलेबल होगी, तो उसकी रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब है उन सेल्स के अंदर मोर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए मायोग्लोबिन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। यानी कि वो मसल जो कि एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं उनमें ब्लड कैपिलरी ज़्यादा हो जाती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है और उनके अंदर मायोग्लोबिन भी ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है जिस मसल को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा और जिसका मसल का हम इस्तेमाल छोड़ देंगे वो एट्रोफी यानी कि वो नाकारा होता चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देगा। ये तो बड़ा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।